Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. I'm JP Malik before you. Today, our chapter will be Who can claim for partition? Partition deed जो बनती है, परिवार का एक बंटवारा, उसकी एक पार्टीशन डीड बनती है, तो उसको कौन कौन क्लेम कर सकते हैं, ये आज का हमारा चैप्टर रहेगा। तो देखिए, पहले हम ये समझे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है। एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मैंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी चाहे, देखिए सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसे कहेंगे? कोई व्यक्ति अपने जीवन में चाहे तो उसको परचेज की हुई प्रॉपर्टी हो, विल में मिली हो, विल और डोनेशन में मिली हो, तो डोनेशन वाली प्रॉपर्टी जिसको गिफ्ट डीड बोलते हैं, गिफ्ट डीड में मिली हो, या फिर उसको शेयर ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक भूमि प्रॉपर्टी, संपत्ति प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है, ये अगर चाहे तो परचेज करे, उसको विल से मिली हो, गिफ्ट में मिली हो, या शेयर ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का हो, तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं होता। कब होता है? जब जैसे कोई फादर है, अपने जीवन में उसके 2 सन हैं, तो ये फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो इसका पूरा अधिकार है, ये उसको बंटवा नहीं सकते। जिंदा जी आफ्टर डेथ वो फिर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बन जाती है, जो विरासत में मिलती है, तो वो फिर बंटती है। तो कहने का मतलब ये है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को समझना जरूरी है, और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है, तभी हम इस कंसेप्ट को समझ के हमें तभी अंदाजा होगा कि हम क्लेम फॉर पार्टीशन कौन कौन कर सकते हैं। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं होता। अगर कोई फादर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी प्राप्त करता है, चाहे विल से या परचेज से या गिफ्ट से, या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के साथ साथ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का हिस्सा मिले, तो ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी सेल्फ एक्वायर्ड काउंट हो जाएगी, तो उसका पार्टीशन नहीं होता। उनके जिंदा जी, हाँ, उनकी डेथ के बाद पार्टीशन का हक होता है, यहाँ पर हक बनता है। तो समझने का मतलब ये है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एक हिंदू परिवार को उसके पिता, दादा या परदादा से जन्म के आधार पर विरासत में मिली संपत्ति है। ये 4 पीढ़ियां, देखिए यहाँ पर 3 से ज्यादा पीढ़ियां होनी चाहिए, 4 पीढ़ियां, 4 जनरेशन मेल लाइनेज, मेल की जो लाइन बनती है, जैसे फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, इस तरह। तो ये 4 पीढ़ियां, और इनका राइट बाय बर्थ होता है, बाय बर्थ इनका राइट बनता है। ये हमारा एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, राइट ऑफ ऑल को-पार्टनर्स इंक्लूडिंग कर्ता एंड माइनर, इन सब का हिस्सा बनता है। तो ये 4 पीढ़ियां जब बनती हैं, तभी ये हक बनता है। जैसे वो सारे को-पार्टनर माने जाते हैं, कर्ता भी एंड माइनर, उसके जो बच्चे भी हैं। तो ये मैं समझाऊंगा कि 4 जनरेशन, जैसे कोई फादर है, फिर उसका ग्रैंडफादर, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ये 4 पीढ़ियां चली आ रही हैं या इससे भी पुरानी है, तो ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, और इसका बंटवारा का हक इन सबको है। तो अगर देखिए, अगर ये बीच में सपोज
यहां पर बंटवारा हो गया तो फिर ये बंटवारा तो होगा, लेकिन ये इनहेरिटेंस राइट मिलेगा, इनको उत्तराधिकारी अधिकार मिलेगा, एंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, वो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी बनेगी। तो अब ये देखिए इसको बांटा कैसे जाता है। देखिए जैसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ये पिता, दादा, परदादा और उसके भी फादर हैं। तो जैसे ये राम है, श्याम है, घनश्याम है, राधे श्याम है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यहां पर राम को मिलेगी या इसके साथ हो सकता है, इनके राम जो है इनके कोई भाई भी हैं, ब्रदर हैं, तो पहले इनकी प्रॉपर्टी बटेगी, राम एज वेल एज भाई ब्रदर जो इसका और भी है तो उनकी, उसके बाद जो हिस्सा बचेगा वो श्याम को जाएगा। और श्याम के भी अगर इसी तरह भाई हैं, सिस्टर हैं, तो वो भी बटने के बाद फिर घनश्याम और फिर राधे श्याम, इस तरह प्रॉपर्टी का डिवीजन बनता है। और यहाँ ये 4 पीढ़ियां चली आ रही हैं, यहां तक बंटवारा नहीं है, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, तभी ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो आपको सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का आपको जानकारी मिली। अब हम ये देखते हैं कि राइट टू डिमांड फॉर पार्टीशन। राइट टू डिमांड फॉर पार्टीशन क्या होता है? देखिए स्पेशल पावर ऑफ फादर, फादर को स्पेशल पावर है बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज सन्स। ये फादर इज अलाइव, अगर फादर जिंदा है तो उसको ये एक अधिकार है कि वो अपनी एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को, जो मैंने बताया था एक्वायर्ड 3 तरह से 4 तरह से आती है, उसको एक बेटे को या एक अपने किसी को भी दे सकता है। उसको ये स्पेशल राइट पावर है, स्पेशल पावर ऑफ फादर सॉरी। लेकिन आफ्टर डेथ वो फिर इनहेरिटेड हो जाती है और उसका बंटवारा एज पर रूल होता है। दूसरा सन है, ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन, ये इन सब का हिस्सा बनता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। डॉटर, देखिए डॉटर का पहले हिस्सा शेयर नहीं था, पर अमेंडमेंट आया 9 सितंबर 2005 को, और उसमें इस डॉटर जो सिस्टर हैं भाई की या डॉटर, उनका भी हिस्सा एज वेल एज सन के बराबर है, इक्विवेलेंट टू सन। तो ये डॉटर का है। सन इन ए मदर्स वोम, माता जी के गर्भ में अगर पुत्र है उसका भी हिस्सा है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर इन बिटवीन उसकी पार्टीशन हो गया, प्रॉपर्टी का किसी तरह पार्टीशन हो गया, तो उसको रीओपन किया जा सकता है। तो अडॉप्टेड सन, दत्तक पुत्र को का भी अधिकार है। सन बोर्न आफ्टर वाइड और वाइडेबल मैरिज, कोई भी ऐसी मैरिज जो वाइडेबल है, वाइड है, उसमें भी जो उसका उत्तराधिकारी है, जो लड़का है लड़की है, उसका अधिकार बनेगा। एन इलिजिटिमेट सन, कोई अवैध पुत्र, देखिए अवैध पुत्र कहना ही मैं समझता हूं गलत है, क्योंकि बच्चों का कोई दोष नहीं होता है। तो यहां पर मेरे हिसाब से इलेजिटिमेट सन की बजाय सन ऑफ एन इलेजिटिमेट फादर कहना चाहिए, तो उसका भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में शेयर है। माइनर अंडर गार्जियनशिप, अगर माइनर है तो कर्ता साथ में अंडर गार्जियनशिप हो सकता है। इफ द सक्सेसर आर माइनर, वो माइनर हैं तो कोर्ट के थ्रू इसका कंसेंट मैंडेटरी है। तो ये था। अब द नोट क्या है? द क्लेम फॉर पोर्शन ऑफ एंसेस्ट्रल पार्टीशन ऑफ एंसेस्ट्रल property is possible if the said property has been undivided minimum up to 4 generation। ये मैंने बताया कि 4 जनरेशन तक उसका डिवीजन नहीं हुआ, कम से कम 4 से ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं, तो उसी का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का डिवीजन हो सकता है। तो ये देखिए इसके साथ ये एक आता है रिलिंक्विशमेंट, रिलिंक्विशमेंट डीड बनती है।
ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए रिलिक्विशमेंट डीड क्या होती है, इसको हिंदी में कहते हैं हक त्याग, हक त्यागना। सपोज ये इसका अल्टरनेट है पार्टिसिपेशन, इसका सॉरी पार्टीशन का। पार्टीशन डीड की बजाय कहीं कहीं ये काम आ जाती है और इसमें थोड़ा खर्चा पार्टीशन डीड से कम आता है ये डीड बनवाने में। हक त्याग, एक परिवार की कोई संपत्ति है, परिवार की संपत्ति या इनहेरिटेड हो या एंसेस्ट्रल हो, उसी में ये लागू होता है रिलिंक्विशमेंट डीड। तो हक त्याग क्या होता है? हक त्याग के अंदर जैसे ये बिल्डिंग है, ये सपोज एक सन है और एक उसकी सिस्टर है, तो अब इसमें इसका ये सिस्टर इसको सन को अपना हक त्याग करके इस बिल्डिंग को पूरा इसको दे सकती है, और इसको बोलते हैं रिलिंक्विशमेंट डीड। हक त्याग करना, अपना हक छोड़ देना, तो इसकी एक डीड बनती है। ये इनहेरिटेड और एंसेस्टर प्रॉपर्टी में पॉसिबल है। और जैसे सपोज ये एक 3 मंजिला मकान है, 2 मंजिला है, एक ग्राउंड फ्लोर है, तो मान लिया 4 हैं इसमें, इसके 4 उत्तराधिकारी हैं, एक ए बी सी डी सॉरी। तो अब ये 4 में बंटना बड़ा मुश्किल है, तो इसमें कभी कभी पॉसिबल हो सकता है कि डॉटर जो है, सिस्टर, ये अपना हक इन तीनों को हक त्याग करे, रिलिंक्विशमेंट डीड बनवा दे, ताकि 3 का बंटवारा हो जाए, तो ये 3 के फ्लोर बंटवारा हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि रिलिंक्विशमेंट डीड एक हक त्याग भी एक डीड होती है, जो पार्टीशन डीड का एक अल्टरनेटिव है कहीं कहीं, क्योंकि बटने में नहीं आई, किसी तरह डिफिकल्ट है टू डिवाइड द प्रॉपर्टी। तो इस सिचुएशन में अगर कोई हक को अपने को त्याग करता है तो उसका रिलिंक्विशमेंट डीड बन जाता है। तो ये था कि हु कैन क्लेम फॉर पार्टीशन। तो बेसिक था 4 जनरेशन वाली जो संपत्तियां हैं, तो उसी का ही बंटवारा होता है, और वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती, उसको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी नहीं माना जाता, उसको एंसेस्टर प्रॉपर्टी जिसका बंटवारा हो सकता है। बंटवारा इनका भी होता है, लेकिन इनका इनहेरिटेड होता है। जैसे मैंने बताया था कि फादर अगर जिंदा है तो वो अपनी मर्जी से कर सकता है, नहीं तो अगर उसके डेथ के बाद उसका फिर अपने ढंग से बंटवारा होता है। तो ये था हु कैन क्लेम फॉर पार्टीशन, बेसिक चीजें एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, राइट ऑफ ऑल को-पार्टनर्स इंक्लूडिंग कर्ता एंड माइनर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।